अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। 15 जून तक तालीमी इदारों को तमाम ज़रूरी सामान और स्टडी मटीरियल फराहम कर दिया जाए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतल्लिका ओहदेदारों को दी हिदायत। कांग्रेस हुकूमत इन्हदाम चोरी और सिर्फ वादों वाली हुकूमत की तरह है। हेड्रा के जरिए गरीबों को हिरासत किया गया। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने रेवंत हुकूमत पर लगाए संगीन इल्ज़ाम। CV आनंद ने तेलंगाना के नए DGP की हैसियत से ओहदे का जायजा ले लिया। कहा, रियासत में जराइम पर काबू पाना असल तरजीह रहेगी। अमन व अमान की बरकरारी पर भी देंगे भरपूर तवज्जो। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में मोदी हुकूमत ने इजाफा कर दिया। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने BJP हुकूमत पर की सख्त तनकीद। कहा, खाना और महंगा हो जाएगा। ईरान के साथ जंग 60 रोज़ा डेडलाइन से पहले ख़त्म हो गई। ट्रंप इंतज़ामिया ने किया दावा, मैंने 8 जंगों को रुकवाया है, कई मिलियन लोगों की जान बचाई। ट्रंप ने किया फिर दावा। और आबनाए हुर्मुज़ को आबनाए ट्रंप करार देने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर ट्रंप पर सख्त तनकीदें। कहा, यह है संगीन गलती। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि तलबा को तमाम ज़रूरी सामान बर वक्त फराहम करने की यकीनी बनाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूनिफॉर्म, नोटबुक्स और दीगर ज़रूरी अशिया की बर वक्त फराहमी से तलबा को अपनी पढ़ाई पर बेहतर तवज्जो देने में मदद मिलेगी। रेवंत ने इस अमल को हमवार करने के लिए SC, ST, BC, अक़लियती और तालीम के महकमों के दरमियान एक राब्ता कमेटी तश्कील देने का भी हुक्म दिया। रेवंत ने तमाम सामान की तकसीम मुकम्मल करने के लिए 15 जून की आखिरी तारीख भी मुकर्रर की और सप्लायर्स को यकीन दिलाया कि अशिया की तरसील के बाद अदायगी फौरी कर दी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने महकमा तालीम के साथ तालीमी इदारों के साथ साथ BC, अक़लियती, क़बायली बहबूद और SC डेवलपमेंट के महकमों में तलबा को फराहम करदा मवाद की ख़रीदारी के सिलसिले में जायज़ा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर महकमा तालीम के दीगर अफसरान और हुक्काम भी मौजूद थे। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने रेवंत हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इन्हदाम, चोरी और सिर्फ वादों वाली हुकूमत की तरह हो गई है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा KCR हुकूमत में न सिर्फ रियासत बल्कि पड़ोसी रियासतों के मज़दूरों के साथ भी अच्छा रवैया अख्तियार किया गया। कांग्रेस के दौर हुकूमत में जब SLBC टनल टूट गई थी तो मज़दूरों की लाशें भी नहीं निकाली जा सकी। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद में रोज़ी रोटी के लिए आने वाले मज़दूरों के घरों पर हाइड्रा के नाम पर बुलडोज़र भेजे गए। उन्हें बच्चों की किताबें भी निकालने की इजाज़त नहीं मिली। ఇవాళ ఏం పరిస్థితి ఉన్నది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది, అడ్డగోలు హామీలు ఇచ్చింది। ఆ రోజు కేసీఆర్ గారేమో పొరుగు రాష్ట్ర కార్మికులను కూడా కడుపులో పెట్టుకొని చూసుకుంటే ఇవాళ శ్రీశైలం లెఫ్ట్ బ్యాంక్ కెనాల్ SLBC టన్నల్ కుప్పగూలి సొరంగం కుప్పగూలితే కనీసం అందులో కార్మికుల శవాలను కూడా గుర్తించలేని దుస్థితిలో ఉన్నది ఈ ప్రభుత్వం। కార్మికుల శవాలను కూడా కనీసం వాళ్ళ కుటుంబాలకు అప్పజెప్పలేని దుస్థితిలో ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఉన్నది। అది కుప్పగూలుడు కూడా ఎట్లా కూలింది? ఈ ప్రభుత్వం యొక్క అవినీతి వల్ల, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క అసమర్థత వల్ల, కేవలం వీళ్ళ చాతగాంతనం వల్లనే జరిగింది తప్ప ఇంకోటి కానీ కాదు। అట్లాగే సంగారెడ్డి జిల్లాలో సిగాచి అనే పరిశ్రమ, అక్కడ పెద్ద ప్రమాదం సంభవించి మరి దాదాపు 55-60 మందో కార్మికులు సజీవ దహనమైతే పట్టించుకున్న నాదుడు లేడు। ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పత్రికా ప్రకటన మాత్రం ఇచ్చిండు, ₹1 కోటి నష్టపరిహారం ఇస్తా అన్నాడు। కానీ ఇంతవరకు ఒక్క కార్మికుడు కూడా ₹1 కోటి రాలేదు, ఇది వాస్తవం। కానీ ఇప్పటి వరకు ఒక్క మంత్రి కానీ ఒక్క ప్రభుత్వంలో బాధ్యుడు కానీ స్పందించిన పరిస్థితి లేదు। కేవలం మాటలతో, కంటి తుడుపు చర్యలతో ఇవాళ సిగాచి మరి వాళ్ళని కూడా పక్కన పెట్టినారు। అన్నిటికన్నా ఘోరం ఏంటంటే వలస వచ్చి బతుకుదేరు కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన, నగరానికి వచ్చిన కూలీలు, కార్మికుల ఇండ్ల మీదకి బుల్డోజర్లు పంపిస్తున్నాడు। ఇప్పుడే మా శ్రీనివాస్ గౌడన్న యాద్ చేస్తున్నాడు, పాపం తెలిసో తెలియకనో హైదరాబాద్కు వలస వచ్చి ఇక్కడ బతుకుదేరు కోసం వచ్చి, పొట్ట కూటి కోసం వచ్చి, ఏమన్నా జాగ దొరికితే 50 గజాలు, 60 గజాలు, 20 గజాలు అందులో ఒక చిన్న గుడిసేసుకుంటే లేదా ఒక చిన్న రేకుల షెడ్ వేసుకుంటే ఇలా హైడ్రా పేరుతో ఇష్టం వచ్చినట్టు వచ్చి కూలగొట్టి రోడ్డు మీదకి నెట్టి పుస్తకాలు, బాటిళ్ళు, చిన్నపిల్లగాన్లు చదువుకున్నటోళ్ళై తీసుకొని ఇవ్వకుండా చేసి వాళ్ళని నడి బజార్న నూకుతున్నది ఈ ప్రభుత్వం। అందుకే నేనంట ఈ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కట్టే కొట్టే తెచ్చే అన్నట్టు చెప్పాలంటే ఏమున్నది గర్వకారణం? ఈ ప్రభుత్వం చూస్తే కూల్చివేతలు, ఎగవేతలు, పేల్చివేతలు అన్నీ ఎగ్గొట్టుడేనాయి। ఏమన్నాడు అన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు? 420 హామీలు ఇచ్చిండు, అత్తలకు 4000
कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव को बीसी वेलफेयर का मुशीर बना दिया गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में अंजाम देंगे और समाज के तमाम तबकात की भलाई के लिए अपनी जानिब से भरपूर कोशिशें करेंगे। इसी बोल के तो मेरा काम है। अब सही बात है, पहले से मैं राजीव गांधी के साथ फिरता था। राजीव गांधी मेरे को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, सीएम तक ले गया, मगर खम्मम का सीट के वास्ते में काफी 2 मरतबा कोशिश करा, नहीं मिला। राज्यसभा में भी नहीं मिला, मगर एक पोस्ट दी है, मगर मैं पोस्ट का खिलाफ नहीं दिया बोल के कभी नाराज नहीं हुआ। मगर मेरे पोस्ट की वजह से दूसरे गरीबों का भी फायदा होता। तो वर्कर क्या बोल रहा था, अरे क्या हनुमंतना तुम इतने दिन से काम कर रहे हो, तुम्हारे कोई नहीं देख रहे थे, हमको कौन देखते बोल के। ये समय सही समय था। राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद क्या बोला, भाई SC/ST को अन्याय हो रहा बोला, मगर सबसे ज्यादा ओबीसी को हो रहा। तो ओबीसी के वास्ते मैं लड़ना चाहता हूं और मैं व्हेन कम टू द पावर विल कंडक्ट कैस्ट वाइज सेंसस। जितना हिस्सेदारी होती भागीदारी बोलने के बाद तेलंगाना में हमारा मैं 10 डिस्ट्रिक्ट फिरा। उसके बाद कामारेड्डी में सिद्धारामैया के समक्ष में राविंद्र रेड्डी एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट 42% डिक्लेयर करा, उसका अमल भी हुआ। और आते ही सरकार 150 करोड़ करके देश में कोई नहीं करा, एक ही सीएम रेवंत रेड्डी करा, कैस्ट वाइज सेंसस करा, उसका 56% ओबीसी बोला। उसके बाद असेंबली में भी बिल लगाए, पास हुआ, दिल्ली को गए, मगर ऑर्डिनेंस निकाले तो हमारे गवर्नर साहब कोल्ड स्टोरेज में डाले तो दिल्ली में आके भी धरना करा। अब इससे ज्यादा क्या करता। मगर ये उन्होंने भी अपर क्लास, राहुल गांधी भी अपर क्लास है, इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। भाई किसको बोल रहे हूं, ओबीसी रह के ओबीसी को अन्याय कर रहा। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने आज 1 मई को लेबर डे के मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मजदूरों के इस दिन पर वो नेक तमन्नाएं अपनी जानिब से पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ के उसूल के तहत काम अंजाम दे रही है। మే 1 ప్రపంచ కార్మికుల దినోత్సవం, మేడే. ఈ కార్మిక దినోత్సవం సందర్భంగా యావత్ తెలంగాణ కార్మికులందరికీ కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా రవాణా శాఖ మంత్రిగా తెలంగాణలోని ఆర్టీసీ కార్మికులందరికీ హృదయపూర్వకంగా కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అంతా భవిష్యత్తులో మీ హక్కుల సాధనకై మీరు ఐక్యంగా ప్రభుత్వ సానుకూలతను వినియోగించుకొని ఎదగాలని, రవాణా సంస్థ ద్వారా పేద ప్రజలకు లైఫ్ లైన్ గా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ మీకు నా కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మీ పొన్నం ప్రభాకర్. तेलंगाना के नए डीजीपी के तौर पर सीनियर आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद ने आज अपनी जिम्मेदारी संभाली। वो डीजीपी ऑफिस पहुंचे, जहां आला पुलिस वज़ारत ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जिसके बाद सीवी आनंद ने डायरेक्टर जनरल पुलिस का ओहदा संभाल लिया। 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर सीवी आनंद को फील्ड से लेकर रियासती सतह तक वसी तर तजुर्बा हासिल है। बाद में उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि जराइम पर काबू पाना उनकी अहम तरजीह रहेगी और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए वो अपनी जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में अंजाम देंगे। बोलना चाहता हूँ क्योंकि हर आईपीएस ऑफिसर का एक ड्रीम होता है कि वो रियासत के डीजीपी बने। ये मौका मुझे उन्होंने दिया है, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ये मुझे डीजीपी के ये सीट पर बिठाए हैं। अब पुलिस के तौर पर आप सबको पता है, कानून को बनाए रखने के लिए और अमन को बनाए रखने के लिए पुलिस का ये बेसिक ड्यूटी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हर जगह अमन और शांति रहे। ये आवाम में लोग रह रहे हैं, आवाम में जो सुख और अमन फैला हुआ है, उसको बनाए रखने के लिए जो भी ऑफिसर्स को करना है और अच्छी तरीके से आगे आने वाले दिनों में करेंगे। मैं देखा हूँ जहाँ पर भी ओहदेदार अपने काम को समझते हैं और जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको एंटिसिपेट करते हैं कि ये होने वाला है, वैसे अफसरान अपने जुरिसडिक्शन में ये अमन को बनाए रखने में
वो रिजल्ट्स अच्छे लेके आते हैं। तो हम ये सब ट्रेनिंग के तौर पर सबको बताएंगे। यही नहीं, जुर्म को रोकना और जुर्म को की तहकीकात करना, ये दो काम भी हमारा बेसिक ड्यूटी बनता है। तो प्रिवेंशन के लिए जो पेट्रोलिंग सिस्टम है, नाइट पेट्रोलिंग हो, दिन में पेट्रोलिंग हो, डायल 100 हो, ये सब सिस्टम्स जो हैं उसको हम फिर से उसको स्ट्रेंथन करेंगे, उसको और अच्छी तरीके से निभाएंगे। और रात की गश्ती जो है उसको हम और ज़्यादा करेंगे। और जब रात का पेट्रोलिंग अच्छा होता है, हम देखे हैं कि कई तरीके के जुर्म जो है, मर्डर्स हो या नारकोटिक्स हो या जो भी हो, उस पर काफ़ी पाबंद आ जाती है। तो ये दो चीज़ हमारा जो बेसिक ड्यूटी है उस पर हम ज़रूर जोर देंगे और ऑफिसर्स को भी इसी तरीके से ट्यून करेंगे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में साफियों के एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मियाद 16 जून 2026 तक बढ़ा दी। हाईकोर्ट ने हिदायत उन अर्जियों की समाअत के दौरान जारी की जिनमें GOMS नंबर 252 और इसमें तरमीम शुदा GO 103 को चैलेंज किया गया था। ये अर्जियाँ तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन और दो दीगर की जानिब से दायर की गई। फेडरेशन ने हुकूमती अहकामात की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाते हुए मुकदमे के दौरान एक्रेडिटेशन सहूलतों के तहफ़्फ़ुज़ की भी अपील की। अर्जी गुजारों की जानिब से वकील बरकत अली खान ने अदालत में नुमाइंदगी की। समाअत के दौरान स्पेशल एडवोकेट जनरल ने रियासती हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया और बताया कि हुकूमत ने मौजूदा कार्ड्स की मुद्दत 1 माह के लिए बढ़ाने का फ़ैसला किया, लेकिन अदालत ने मुशाहिदा किया कि यह तोसी गर्मियों की तातील के दौरान आर्जी रहेगी, इसलिए तसल्सल को यकीनी बनाने के लिए मियाद को मज़ीद बढ़ाकर अब 16 जून तक कर दिया गया है। इस तरह ये कार्ड्स अब जून 2026 तक कारआमद रहेंगे। साथ ही रियासती हुकूमत को इस मामले में तफसीली जवाब दाखिल करने की भी हिदायत दी गई है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। सदर-ए-शीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अज़मतुल्लाह हुसैनी के हाथों आज बाद नमाज़ जुम्मा उनके आबाई वतन गमीरापेट में जामा मस्जिद कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान और मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि जामा मस्जिद की आमदनी में इजाफे के लिए कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर हो रहा है, जिससे मस्जिद के अखराजात को मुस्तकिल मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से इस मनसूबे के लिए 50 लाख रुपये मंजूर किए गए। सिलसिला से हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सादत के मुताबिक अज़मतुल्लाह हुसैनी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन से भी इस मौके पर इजहार तशक्कुर किया। जामा मस्जिद से मुतल्ला जो बाजू ज़मीन है, तकरीबन 600 गज ज़मीन के ऊपर आज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रिहायशी कॉम्प्लेक्स का आज संग बुनियाद रखा गया। मैं और यहाँ पर तमाम गाँव के बड़े और नौजवानों की मौजूदगी में आज संग बुनियाद रखा गया। ये तकरीबन 90 लाख की लागत से इस काम को आने वाले 6 महीने में इसको तकमील किया जाएगा, जिसमें शॉपिंग के लिए मलगियाँ और इसमें है सो ऑफिस के लिए, स्टोर रूम के लिए और पीछे जो गोश्त की मार्केट का इसमें और पेशमान साहब के लिए रिहाइश का, ये तमाम सहूलतें इस कॉम्प्लेक्स में रहेंगी। और मैं समझता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स जल्द से जल्द तकमील को पाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के लिए वक्फ बोर्ड के जानिब से 90 लाख की इस लागत में वक्फ बोर्ड के जानिब से तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए वक्फ बोर्ड के जानिब से मंजूर किया गया है और बाकी का रकम भी हम जल्द से जल्द उसका इंतज़ाम करेंगे। इस रकम की मंजूरी को देने के लिए, क्योंकि छोटे से मौज़े में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत दिनों से यहाँ पर एक मुतालबा था कि इस कॉम्प्लेक्स बना जाए। आज तमाम लोगों की ख्वाहिश
के मुताबिक और ख़ास तौर पर खुसूसन मकामी नौजवानों की दिलचस्पी से आज ये काम शुरुआत के मरहले में है। इसके लिए मैं जनाब हमारे वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे वज़ीर अखिलती बहबूदी जनाब अज़रुद्दीन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इसमें इस मंजूरी में ताउन किए हैं। और मैं समझता हूँ क्योंकि मेरा आबाई मुकाम है और ये तामीरी काम शुरू होने के बाद बहुत जल्द से जल्द मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में तोसी का काम और मीनारों की मरम्मत का वापस उसको बहाली का काम भी हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। इसमें आप यहाँ पर आज जितने भी लोग इस मुबारक काम में यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों का इसलिए शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके में जू पार्क के करीब बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी। किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। 8 फायर इंजनों की मदद से इस आग पर काबू भी पा लिया गया है। एक स्टील फैक्ट्री और केमिकल प्लांट को आग से शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करने के बाद आग लगने की वजूहात का पता चलाने के लिए अपनी जानिब से तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। और बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा इजाफे को लेकर आज मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि इस फैसले से आम लोगों के लिए खाना और महंगा हो जाएगा। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और माशी सुस्ती जैसे मसाइल पर मोदी हुकूमत पर तनकीदें की और कहा कि बीजेपी इन मामलात पर आखिर कब सही मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। ख्याल है कि जुमे को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 19 किलोग्राम के हिसाब से 993 रुपये का भारी इजाफा कर दिया गया, जिसे अब तक का सबसे बड़ा इजाफा करार दिया जा रहा है। ये मुसलसल तीसरा महीना है जब कीमतों में इजाफा हुआ। बताया जाता है कि जंग की वजह से और आलमी तवानाई कीमतों में तेज़ी से इजाफे की वजह से ये मसाइल पेश आ रहे हैं। नई कीमतों के बाद दिल्ली में अब 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 3071 रुपये में दस्तियाब होगा। फौरी तौर पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में अभी कोई तब्दीली नहीं की गई है। दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सिलेंडर महंगा नहीं होता, रोटी और थाली महंगी हो जाती है। आइए देखते हैं उनका ये रद्द-ए-अमल। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है, खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। ये अपने लोगों का मुनाफा नहीं कम होने दे रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं कम हो रहा है। अभी देखिएगा उत्तर प्रदेश में सभी सड़क बनाने वाले ठेकेदार जो हिसाब किताब कुछ करके आए थे, कभी कभी हमारे पत्रकार साथियों ने यहां भी सवाल पूछे थे, वो खुद हाथ खड़ा कर देंगे कि अब ट्रम्प इंतजामिया ने दावा किया है कि ईरान के साथ जारी जंग अप्रैल के अवाइल में होने वाली जंगबंदी के बाद खत्म हो चुकी है। तलात के मुताबिक इस कानूनी तशरीह का मकसद व्हाइट हाउस को इस ज़रूरत से बचाना है जिसके तहत उसे किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए अमरीकी कांग्रेस से बाकायदा मंजूरी लेना पड़ता है। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेक्सेट ने सेनेट में इस मौक़िफ़ की तायद की कि जंगबंदी ने मौसर तरीके से जंग को रोका। इस मंतिक़ के तहत ट्रम्प इंतजामिया का ख्याल है कि वो 1973 के वार पावर्स रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही है, जो अमरीकी सदर को पाबंद करता है कि वो 60 दिन से ज़्यादा जारी रहने वाली किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से रुजू करे। एक अमेरिका के आला सरकारी अहदेदार ने कहा कि जंग खत्म हो गई क्योंकि 7 अप्रैल से शुरू जंगबंदी के बाद दोनों अफवाज के दरमियान फायरिंग का कोई तबादला नहीं हुआ। हालांकि ईरान ने अभी अपना हरमुज़ पर अपनी गिरफ्त को मजबूत रखा है और अमेरिकी बहरिया ने ईरानी तेल के टैंकर्स रोकने के लिए नाकाबंदी भी जारी रखी हुई है। One would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. 2 nuclear nations were going at it. 11 airplanes were shot down. They were in the first week of what would have been a very bad war, and I got it solved. You know how I got it solved? By the use of tariffs. I said, I'm going to charge you tariffs if you guys keep fighting, and they said, oh, please don't do that. You just lifted some tariffs, right? You just lifted some tariffs on whiskey? Is that correct? Yeah, what I'm doing is for as long as I've been here, they've wanted to, you know, Kentucky, which is a great place, and I also won, Jason, by a lot. But Kentucky, with the bourbon, and Scotland with the whiskey, and they've had trade for years and years and years, and a lot of restrictions, a lot of different restrictions took place that didn't amount to much, and
it really stopped them. I don't know if you know, it's a barrel trade. They use the barrels from the one to take care of the other, and the barrels are only good for one unit. In other words, they can't be used twice. They can only be used once, but the once makes it a better substance. I'm not a big drinker, so forgive me, but it makes them a big substance and a better taste. But they dealt for years. This was Scotland and Kentucky, mostly Kentucky. And I just took all the restrictions off, so Scotland and Kentucky can start dealing again. And I did it in honor of the King and Queen who just left. They're heading back. It was a big deal. They've been trying to get this for a long time. Yes, you talked about possibly pulling out some troops out of Germany. Would you be considering the same thing for Spain and Italy? I mean, they haven't been exactly on board. Yeah, probably. Yeah, I probably will. Why should I? Look, why shouldn't I? Italy has not been of any help to us. And Spain has been horrible. Absolutely horrible. It's NATO. It's not even the fact that they're bad. It's one thing if they said nicely. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिकी सदर ट्रंप को आपने हरमुज़ से मुताल्लिक़ बयान पर अपनी ट्वीट में जवाब दिया। साथ ही अब्बास इराक़ची ने एक्स पर ट्रंप की पुरानी वीडियो भी लगाई, इसमें ट्रंप ने गलती से आपने हरमुज़ को आपने ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आपने हरमुज़ का नया नक्शा भी शेयर किया, जिसमें आपने हरमुज़ को आपने ट्रंप का नाम दिया गया। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिकी सदर पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह के बजाय खलीज फ़ारिस की दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। हरमुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई तौर पर एक संगीन गलती है जिसका ट्रंप बारहा इर्तिकाब कर रहे हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। 15 जून तक तालीमी इदारों को तमाम ज़रूरी सामान और स्टडी मटीरियल फराहम कर दिया जाए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुतल्लिका अहदेदारों को दी हिदायत। कांग्रेस हुकूमत इन्हिदाम चोरी और सिर्फ वादों वाली हुकूमत की तरह है। हेड्रा के जरिए गरीबों को हिरासत किया गया। साबिक़ा रियासती वज़ीर केटीआर ने रेवंत हुकूमत पर लगाए संगीन इल्ज़ाम। सीवी आनंद ने तेलंगाना के नए डीजीपी की हैसियत से ओहदे का जायज़ा ले लिया। कहा रियासत में जराइम पर काबू पाना असल तरजीह रहेगी, अमन व अमान की बरकरारी पर भी देंगे भरपूर तवज्जो। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में मोदी हुकूमत ने इजाफा कर दिया। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर की सख्त तनकीद, कहा खाना और महंगा हो जाएगा। ईरान के साथ जंग 60 रोज़ा डेडलाइन से पहले ख़त्म हो गई। ट्रंप इंतज़ामिया ने किया दावा, मैंने 8 जंगों को रुकवाया है, कई मिलियन लोगों की जान बचाई। ट्रंप ने किया फिर दावा। और आपनाए हरमुज़ को आपनाए ट्रंप करार देने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा की अमेरिकी सदर ट्रंप पर सख्त तनकीदें, कहा यह है संगीन गलती। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल ही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।